करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। आईएनएस विक्रांत पर पहली बार स्वदेशी लड़ाकू विमानों ने सफल लैंडिंग की। नौसेना की तरफ से इसकी तस्वीरें भी जारी की गईं। नौसेना ने इस कामयाबी को मील का पत्थर बताया, साथ ही अपने पायलटों की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल सितंबर में देश के पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया था। अब इसी आईएनएस विक्रांत पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उतरे, जो कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। केरल कांग्रेस ने कोच्चि में राज्य सरकार के बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ताकि इन्हें तितर बितर किया जा सके। दरअसल केरल की लेफ्ट सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध जता रही है। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर एक बुजुर्ग को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की बाइक और आरोपियों की गाड़ी के बीच टक्कर हो गई थी, जिसके बाद आरोपी युवकों ने उन्हें गाड़ी से उतरकर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक एलएलबी का छात्र दूल्हे की ड्रेस में ही परीक्षा देने पहुंचा। इसकी शादी और परीक्षा एक ही दिन थी। ऐसे में वो हरियाणा के हिसार में शादी करने के बाद अपनी दुल्हन के साथ हरिद्वार आ गया, जहां उसने सीधे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचकर परीक्षा दी। वहीं उसकी दुल्हन और परिवार वाले इसी सेंटर के बाहर उसका इंतजार करते रहे। राजस्थान के पाली में एक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि जो कार हादसे का शिकार हुई वो काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। इसके बाद वो पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। फिर वो घूमती हुई दूसरी और बनी रेलिंग से भिड़ गई। हादसे में 3 महिलाएं जख्मी हो गईं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर इंसान के दोबारा जवान होने की जिद से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि तारीख हमेशा अपने को दोहराती है, लेकिन जवानी कभी लौट कर नहीं आती है। प्रकृति का नियम है, उम्र बढ़ती है, आदमी बूढ़ा होता है और मौत के आगोश में समा जाता है। ये कभी मुमकिन नहीं हुआ कि इंसान की उम्र थम जाए या वो फिर से जवान होने लगे। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इंसान वो तरीका नहीं खोज पाया है जिसकी मदद से उसकी उम्र घट जाए। लेकिन अमेरिका के एक शख्स ब्रायन जॉनसन ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी उम्र कई साल कम कर ली है। 45 साल के ब्रायन दावा कर रहे हैं कि अपनी कोशिशों से वो 18 साल के हो जाएंगे। ये प्रयोग कितना कारगर है, इस पर कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस खबर के बाद फिर से जवान होने या फिर मौत को मात देने की इंसान की ख्वाहिश पर बहस शुरू हो गई है। इसलिए जरूरी है इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। ये तस्वीरें बेहद खास हैं और इन तस्वीरों में नजर आ रहा आदमी भी किसी चमत्कार से कम नहीं, बशर्ते जो दावा वो कर रहा है वो सच साबित हो जाए। अमेरिका में रहने वाले 45 साल के ब्रायन जॉनसन का दावा है कि उन्होंने अपनी उम्र कई साल कम कर ली है और अभी तो ये शुरुआत है। असल में ब्रायन जॉनसन 18 साल का होना चाहते हैं और इसके लिए दिन रात काम चल रहा है। मेडिसिन से लेकर खान पान और जबरदस्त एक्सरसाइज, सब कुछ तय समय पर और डॉक्टर्स की देखरेख में हो रहा है। उम्र को रिवर्स गियर में ले जाने की ये सनक क्या गुल खिलाने वाली है, कोई नहीं जानता। लेकिन इस मामले में अभी तक जिस कामयाबी का दावा किया जा रहा है वो बेहद दिलचस्प है। इसीलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। अमेरिकी सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन ने यह दावा किया है कि उम्र घटाने में उन्हें शुरुआती कामयाबी मिल गई है और उन्होंने महज 7 महीने में अपनी बायोलॉजिकल उम्र घटा ली है। रिवर्स एजिंग के बाद अब उनका दिल 37 साल, स्किन 28 साल और फेफड़े 18 साल के शख्स जैसे हो गए हैं। असल में ब्रायन चाहते हैं कि उनके ज्यादातर अंग 18 साल के युवा की तरह हो जाए।
इसके लिए खुद ब्रायन और उनके डॉक्टर्स की टीम प्रयोग में लगी हुई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इस दौरान ब्रायन की सेल्स एक्टिविटी में क्या बदलाव आया, लेकिन कुछ वीडियो और तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, जिनसे ब्रायन की फिटनेस, उनका खाना पीना और ट्रीटमेंट का पता चलता है। ब्रायन सुबह तय समय पर उठते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, जमकर एक्सरसाइज करते हैं। वो दिन भर में सिर्फ 1977 कैलोरी खाते हैं। हर महीने उनको दर्जनों मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिनमें कई बेहद दर्दनाक भी होती हैं। ब्रायन के इस प्रोजेक्ट का नाम है ब्लूप्रिंट और 30 डॉक्टर्स की टीम इसकी देखरेख करती है। डॉक्टर्स ब्रायन के हर अंग और उसके हर पहलू पर नजर रखते हैं। इस सपने या सनक की कीमत भी दिलचस्प है। उम्र घटाने के इस मिशन पर ब्रायन हर साल 16 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ब्रायन का प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट करीब 1 साल से चल रहा है, जिसमें वो सफलता का दावा कर रहे हैं। ब्रायन के वजन और बॉडी फैट की रोजाना जांच होती है। सोते समय भी उनके ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखी जाती है। सोकर उठने पर शरीर का तापमान और हार्ट रेट देखा जाता है और इनके आधार पर ब्रायन के कई अंगों में रिवर्स एजिंग का दावा किया जा रहा है। यूं तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, पर इंसान के अमर होने की पुरानी ख्वाहिश की ओर बढ़ा हुआ ये कदम माना जा सकता है। और क्या ये सही है? बहस का मुद्दा है। दुनिया के कई बड़े धन कुबेर अरसे से मौत को मात देने वाली दवा या तकनीक की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक सफलता की झलक किसी और को नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उम्र को रोकने या फिर उल्टी दिशा में ले जाने यानी कि रिवर्स एजिंग के मामले में ब्रायन जॉनसन अकेले नहीं है। दुनिया के कई अरबपति उम्र को थाम लेने वाले प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रिवर्स एजिंग इंडस्ट्री में दांव लगाने वाले जॉनसन अकेले नहीं हैं। लैरी पेज गूगल के को फाउंडर 2013 में कैलिको लैब्स कंपनी लॉन्च उन्होंने की। उम्र से जुड़ी बीमारियों के लिए दवा डेवलप करना और बढ़ती उम्र पर रिसर्च करना, कई हजार करोड़ खर्च करने के बाद उम्र घटाने पर कोई सफलता नहीं मिली। सर्गी ब्रिन गूगल के को फाउंडर एंटी एजिंग सेल्स पर काम शुरू किया, ऐसी कई कंपनियों में निवेश किया। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के मालिक ऐसे वैज्ञानिकों को प्राइज देने वालों में शामिल हैं जो मौत और बीमारियों की बेहतर व्याख्या करते हैं। जेफ बेजोस ने अल्टॉस लैब में निवेश किया। ये कंपनी सेल्स और रोग या फिर चोट को दूर करने पर काम कर रही है। पीटर थियल टेक अरबपति है। कई ऐसी कंपनियों में निवेश किया है इन्होंने जो एंटी एजिंग पर काम कर रही है। पीएनएस इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रिवर्स एजिंग का मार्केट $191 बिलियन यानी कि करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है। ये 2030 तक बढ़कर $421 बिलियन यानी कि करीब 35 लाख करोड़ का हो जाएगा। बेशक जवान बने रहने का फॉर्मूला अभी दूर की कौड़ी है। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद दोबारा जवान होने की दवा या फिर तकनीक अभी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन ब्रायन जॉनसन के दावे के बाद तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक और हैरान करने वाला रिसर्च सामने आया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च लैब में एक बूढ़े अंधे चूहे की आंखों की रोशनी वापस आ गई। दावा किया गया कि बूढ़े चूहे का ब्रेन एक वयस्क चूहे जितना स्मार्ट हो गया। रिसर्च के मुताबिक चूहे को फिर से जवान करने में वैज्ञानिक कामयाब हो गए। ये प्रयोग एक साथ 2 चूहों पर किया गया था, जिसके तहत बूढ़े चूहे को युवा किया गया और युवा चूहे को बुजुर्ग किया गया। इसी आधार पर प्रोजेक्ट के डॉक्टर सिंक्लेयर ने दावा किया है कि रिवर्स एजिंग की जा सकती है। इसी तरह समय से पहले उम्र की बढ़ाई भी की जा सकती है और इस रिसर्च में दावा किया गया है कि हमारे शरीर में जवानी के समय की एक बैकअप कॉपी मौजूद रहती है, जिसे ट्रिगर करके वापस जवान हो सकते हैं। हालांकि ये प्रयोग कुछ चूहों पर ही किया गया है और इंसानों पर कितना कारगर होगा ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। तो तमाम प्रयोग और दावे अपनी जगह है, लेकिन मेडिकल साइंस की अभी तक मान्यता यही है कि शरीर में सेल्स की साइकिल में जो रुकावट आती है उसकी वजह से शरीर बूढ़ा होना शुरू होता है और इसे रोक पाना मुमकिन नहीं है। सुनिए डॉक्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपनी उम्र से कम नजर आए या फिर हमारी उम्र जो है वो कम हो जाए, या ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाएं कि कहीं हम 35 साल की जगह 25 साल के लगें?
डॉक्टर रजत गुप्ता मेरे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और कई बड़े बिलियनियर्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं कि आखिर वो अपनी उम्र कैसे कम कर पाएं। आप इसे कैसे देखते हैं? एक तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, हम तो ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी बात, उम्र कम नहीं हो जाती, लेकिन आप अपने उम्र से थोड़े से यंग लगते हैं। ये पर्पस होता है कॉस्मेटिक सर्जरीज या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं, कुछ हॉस्पिटल में सर्जरीज में करते हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप अपनी स्किन क्वालिटी को इंप्रूव करें। हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिससे लेजर्स होते हैं, जिससे थोड़ा स्किन भी टाइट हो जाता है, स्किन ग्लो हो जाता है। थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं तो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे डर्मल फिलर्स आपने नाम सुना होगा। वो फिलिंग करते हैं जिससे वॉल्यूम लॉस जैसे एज के साथ होता है वो कम हो जाता है। बॉटुलिज्म टॉक्सिन या बोटॉक्स जैसा ट्रीटमेंट है, बड़ा फेमस माना जाता है। आपके फोरहेड लाइंस, स्माइल लाइंस, क्रोज फीट को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। और ज्यादा एज हो जाती है, स्किन लटक जाती है, तो फेसलिफ्ट सर्जरीज या आई बैग सर्जरीज या आईलेट सर्जरीज किया जाता है। एम इन सर्जरीज का ये होता है कि इंसान फ्रेश लगे, यंग लगे, कम बूढ़ा लगे, अपने एज से 5-10 साल कम लगे। कभी भी इनका ये एम नहीं होता कि 60 साल का इंसान 20 साल का लगे। कोई आपको 20 साल का बना नहीं सकता। आप कैरिकेचरिश लगेंगे अगर आपको कोई इतना टाइट कर दिया जाए। एम ये होता है कि 60 साल का व्यक्ति 50-55 का लगे, लेकिन जिस भी उम्र का लगे वो एक स्मार्ट, यूथफुल और फ्रेश फेस लगे, ना कि एक लटका हुआ फेस या मुरझाया हुआ फेस लगे। तुर्की के लिए भारत संकट मोचक बन गया है, तो विदेश से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने समझने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं हम न्यूज एक्सप्रेस पर। भारत ने तुर्की और सीरिया में आए जोरदार भूकंप के बाद मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद राहत सामग्री लेकर कुछ विमान यूपी के हिंडन एयरबेस से तुर्की भेजे गए। इसमें दवाइयों और ड्रिल मशीन के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा एनडीआरएफ जवान तुर्की में प्रभावितों की मदद करेंगे। वहीं रक्षा मंत्रालय ने सीरिया के लिए भी राहत सामग्री भेजने की बात कही। इससे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस त्रासदी पर दुख जताया और 2001 में भुज में आए भूकंप का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देखा था कि कैसे रेस्क्यू करने में दिक्कतें आती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदानी मामले को लेकर लोकसभा में सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि गौतम अदानी इतनी जल्दी कैसे अमीरों की सूची में टॉप 2 पर पहुंच गए। वहीं राहुल के सवालों पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि राहुल बगैर तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ बात का रूल भारत सरकार ने चेंज किया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया। अब वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। उन्होंने वहां अगरतला की सड़कों पर पदयात्रा की। इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ राजधानी की सड़कों पर चलते दिखे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस आधार पर जमानत की मांग की गई उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख 18 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन तय होगी। ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में ये तिथि घोषित होगी। इसी मंदिर में इन दिनों बाबा केदारनाथ विराजमान हैं। असल में सर्दियों के दिनों में केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी होती है। ऐसे में भगवान की डोली को 6 महीनों के लिए ऊखीमठ लाया जाता है। महाशिवरात्रि पर कपाट खोलने की तारीख का ऐलान होगा, जिसके बाद बाबा केदार फिर अपने धाम चले जाएंगे। प्रशासन ने यात्रा से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। और खबरों के एक्सप्रेसवे से हम आगे निकलते हैं और आपको लिए चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। संसद में राहुल गांधी ने अडानी मामले में सरकार को घेरते हुए पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो जवाब में बीजेपी ने भी यूपीए के दौरान हुए घोटालों की लिस्ट सामने रख दी। ये शुरुआत है, अडानी को लेकर घमासान तेज होने वाला है। हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट की बात होती है, अडानी जी। और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता? आप बेल पर हैं, आपकी माता जी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं।
संसद में सरकार और विपक्ष का गतिरोध तो टूटा, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होते ही वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। अडानी को शह देने का आरोप लगाते हुए पहले राहुल गांधी ने मोर्चा खोला, तो उसके बाद बीजेपी जवाब में सामने आई। अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलते हुए बेबुनियाद, शर्मनाक आरोप लगाए हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश की प्रथम आदिवासी योग्य राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण था। हम उम्मीद करते थे कि वो संवैधानिक और संसदीय मर्यादा का ध्यान रखेंगे, लेकिन आज उन्होंने जिस बेशर्मी से आरोप लगाए हैं बेबुनियाद। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सरकार की साफगोई के बावजूद विपक्ष हमलावर है। सदन में राहुल का भाषण भी जल्द ही घूमकर अडानी पर आ गया। हालांकि जब राहुल अडानी की कामयाबी पर राजनीतिक रिश्ते की दुहाई देने लगे तो बीजेपी की तरफ से विरोध हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ, प्रमाण के साथ कहे जाना चाहिए, ये परंपरा है। लेकिन राहुल लगातार हमलावर रहे और अडानी को सरकार का समर्थन मिलने का आरोप लगाते रहे। इसके बाद बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अडानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? Adani ji, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? नेशनल हेराल्ड स्कैंडल क्या है कि 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुरानी वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था, वो सारे शेयर आपके पास आ गए और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी और आपकी माताजी के पास आ गई। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी? आप याद करिए, 2013 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। वो भी तो ट्रायल हुआ, इटली में भी गया मामला। कि जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आपको उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया, और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है, यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। अपनी भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी को अपनी बात कहने दी
पर आखिर में चुटकी लेना नहीं भूले। पर अपन को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते, ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। संसद में राहुल गांधी ने तीखा हमला बोलकर सियासी पारा हाई कर दिया है। जानकार मान रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला आगे और तेज होगा। एक तरफ कांग्रेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार जगत की तमाम अहम खबरें मौजूद हैं। वो खबरें जिसका रिश्ता सीधे आपकी आमदनी, आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबर छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को गिरावट दिखी। सेंसेक्स 221 अंकों की गिरावट के साथ 60,286 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 43 अंक गिरकर 17,721 के स्तर पर आ गया। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की लगभग सभी कंपनियों के शेयरों में जारी गिरावट पर मंगलवार को ब्रेक लगा। जानकारी के अनुसार अडानी विल्मर से लेकर अडानी पोर्ट तक सभी में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने तो शेयर बाजार की शुरुआत के साथ ही जबरदस्त 20% की छलांग लगाई। विनाशकारी भूकंप से जूझते तुर्की इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की करेंसी लीरा लगातार कमजोर हो रही है और महंगाई दर 57% के करीब है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने से जनता परेशान है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों को हिला देने वाले घातक भूकंप से करीब $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है। आपको बता दें कि कानपुर के डॉक्टर पीएस परिहार बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयों से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। चौपाइयों और गानों से पीएस परिहार बच्चों को आसानी से केमिस्ट्री के सूत्र याद करवा रहे हैं। तो सियावर रामचंद्र की जय। अब इसका कैसे केमिस्ट्री इसमें कहां से आ गई? नकल मीन्स NaCl। डियर स्टूडेंट, जैसा इसमें क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। देखने में ये एक आम क्लासरूम है, लेकिन यहाँ पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये एक रामचरितमानस की चौपाई और इसमें देखिए सारी केमिस्ट्री के वो कॉम्प्लिकेटेड। क्लासरूम में रामचरितमानस की चौपाइयाँ गूंज रही हैं, लेकिन इन चौपाइयों के जरिए यहाँ पर केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को समझाया जा रहा है। कानपुर के शिक्षक डॉक्टर पीएस परिहार हैं, जो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन डॉक्टर परिहार रामचरितमानस की चौपाइयों से केमिस्ट्री के फॉर्मूले निकालते हैं। रामचरितमानस में लिखी चौपाइयों का इस्तेमाल कर वो बच्चों को केमिस्ट्री के फॉर्मूले समझाते भी हैं और याद भी कराते हैं। रामचरितमानस चौपाइयों से बच्चों के अंदर 2 तरह का हमने चेंजेस कर दिया है, और दोनों चेंजेस हैं, पहला उनके संस्कार, उनका बिहेवियर, उनके अपने फैमिली के प्रति, समाज के प्रति, दोस्तों के प्रति, टीचर के प्रति, ये बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ। और दूसरा, जहां वो सब्जेक्ट को लेकर के उनके अंदर डर रहता था, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सन रहता था, वो मल्टीपल टाइम बढ़ गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर परिहार बच्चों को बॉलीवुड के गानों का भी इस्तेमाल कर पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को केमिस्ट्री के सूत्र आसानी से याद हो जाते हैं। ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग मेथड भी है। जैसे चौपाइयों का भी यूज़ करते हैं सर, बॉलीवुड के गानों का भी यूज़ करते हैं। जैसे इनका भी लर्न करने में भी ज़्यादा आसानी रहती है और लंबे टाइम तक रिकॉल भी हो सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जैसे न्यूमेरिकल, बैलेंसिंग और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब वगैरह भी आसानी से लर्न हो जाते हैं। डॉक्टर परिहार का पढ़ाने का अंदाज लोगों को खूब भा रहा है और उनका पढ़ाने का ये अलग तरीका बच्चों को उनका मुरीद बना रहा है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूएन में फिर पाकिस्तान की फजीहत हो गई है। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर दुनिया की और जरूरी खबर कर रही है आपका इंतजार।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई। वहां भारतीय प्रतिनिधि ने साफ किया कि भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहे जो भी मानता हो या मानना चाहता हो, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाजित हिस्सा है और हमेशा रहेगा। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को नफरत फैलाने की साजिश रचने वाला देश भी बताया। अमेरिका ने 14 साल पहले हुए मुंबई आतंकी हमले की फिर निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडवर्ड नेड प्राइस ने कहा कि 2008 में हुए इस आतंकी हमले की यादें आज भी ताजा हैं। साथ ही उन्होंने बाकी बचे दोषियों को भी सख्त सजा दिए जाने की वकालत की। ये हमला 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हुआ था। उस दौरान ताज होटल को भी निशाना बनाया गया था। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच फिर तनाव बढ़ सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को सैन्य अभ्यास बढ़ाने और युद्ध की तैयारियों को मजबूत करने का आदेश दिया। किम जोंग उन ने यह आदेश अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए दिया। तुर्की और सीरिया समेत 4 देशों में आए भूकंप के बाद एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस ट्वीट में भूकंप की आशंका जताई गई थी। ये ट्वीट नीदरलैंड के साइंटिस्ट फ्रैंक होगरबिट्स ने किया था, जो उन्होंने 3 फरवरी को किया था। इसमें उन्होंने लिखा कि बहुत जल्द या कुछ समय में साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लिबनान में 7.5 तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। हालांकि इस ट्वीट के वायरल होने के बाद कुछ जानकारों ने कहा कि होगरबिट्स की आशंका पहले गलत भी साबित हुई है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो शहर की सड़कों पर बने फुटपाथ से जुड़ी है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथ चलने लायक नहीं होते हैं। कहीं उन पर अतिक्रमण हो जाता है तो कहीं वो टूटे फूटे रास्ते में बदल जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई शहर के फुटपाथों को लेकर बीएमसी से उचित कदम उठाने को कहा है। हाई कोर्ट ने बीएमसी से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि शहर में बने फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए लायक हों। हाईकोर्ट ने फुटपाथ पर बिना लाइसेंस वाले फेरी वालों की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में खुद ही फुटपाथ से जुड़ी समस्याओं पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि फेरी वालों की वजह से शहर में फुटपाथ संकरे हो गए हैं और उनमें से ज्यादातर पैदल चलने वालों के लायक नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि बीएमसी को फुटपाथों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए नियमों को लागू करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्ग लोग बिना किसी परेशानी के फुटपाथ पर चल सके, क्योंकि फुटपाथ पर जगह जगह पेवर ब्लॉक है, बाहर निकलते रहते हैं और पैदल चलने वालों के लिए समस्या पैदा करते हैं, जिसकी वजह से खासतौर पर बुजुर्ग नागरिक लाठियों से चलने के बावजूद ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने बीएमसी को 1 मार्च तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। बीएमसी ने कोर्ट को बताया है कि अतिक्रमण के मुद्दे को हल करने के लिए कई फेरी वालों को हटाया जा रहा है और स्पेशल हॉकिंग जोन बनाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तारीख तय की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश में हाल ही में कहा है कि जो बीएमसी है वो जो फुटपाथ है मुंबई के उसे चलने लायक बनाए। मुंबई में जनरली चलते हैं या गाड़ी वाड़ी से जाते हैं? नहीं, नॉर्मल वॉकिंग ही ज्यादा होता है, गाड़ी बहुत कम। तो कोई समस्या आती है जब आप फुटपाथ बहुत 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 लाइक जब ये हरी रहता है पब्लिक फुटपाथ को भी नहीं छोड़ते, रोड तो था ही, फुटपाथ में भी गाड़ी चढ़ा देते। फुटपाथ में भी तो गाड़ी? हाँ, चलने का कुछ आधे टाइम तो फुटपाथ दिखता भी नहीं है ना। नहीं, सीरियसली नहीं दिखता। मुंबई हमारी सबकी जान है, मुंबई हमारी इनकम सोर्स है और यहाँ पे पूरा जिंदगी चलता आना जाना। और एक लिविंग लाइफ में अगर ऐसे होता है कि यहाँ के जो फुटपाथ है वो इतने कंजेस्टेड होने लगे कि आम इंसान चल नहीं पाता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक है। अब जैसे देख सकते हो कि पीछे कैसे यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने गाड़ी पार्क कर दी है, ये एक रीजन नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इससे एक कॉमन पीपल को बहुत तकलीफ होती है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि बीएमसी, तो बीएमसी का कुछ ऐसा रूल्स होना चाहिए कि भाई इसको किस तरह से आगे बढ़ाए ताकि अदर पीपल लोगों को, जैसे स्कूल छुट्टी है, कॉलेज स्टूडेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज है, अदर जो भी पीपल है कॉमन पीपल, उनको तकलीफ ना हो। आप गाड़ी चलाते हैं, क्या आपने ये देखा है कि फुटपाथ में भी आजकल लोग गाड़ी चला देते हैं? दिक्कतें होती हैं। फुटपाथ पे भी क्या आजकल दुकानें भी हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? आपको ऐसा लगता है करना? हाँ, मैं नहीं चलाती तो। आप नहीं चलाती? चलिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो नहीं चलाते हैं, लेकिन हाँ, मुंबई में कई सारे लोग, क्योंकि सड़क भी पतले हैं, तो लोग फुटपाथ पे गाड़ियां भी चला देते हैं, जिसकी वजह से पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया है।
और न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हुए पब्लिक होर्डिंग में खबर भगवान राम और लक्ष्मण से जुड़ी हुई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सरकार लक्ष्मण की मूर्ति का जल्द ही अनावरण करने जा रही है। लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु पहले प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण के दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या में प्रभु राम के। आपको बता दें कि लक्ष्मण की ये मूर्ति लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लगेगी। कांस्य से बनी ये मूर्ति 12 फीट की है, जो कि 6 फीट ऊंचे पेडिस्टल पर लगाई जाएगी, यानी कि जमीन से करीब 18 फीट ऊंची दिखाई देगी। इन्वेस्टर्स समिट से पहले इसका अनावरण किया जा सकता है। मान्यता है कि भगवान राम ने यह शहर लक्ष्मण को उपहार में दिया था। कहा यह भी जाता है कि लक्ष्मण ने ही लखनऊ बसाया था, इसलिए पहले इस शहर का नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। बताया जा रहा है कि इसे ही देखते हुए लखनऊ में ये मूर्ति लग रही है, जिसमें लक्ष्मण धनुष बाण के साथ दिखाई देंगे। ये मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। मूर्तिकार राम सुतार पहले भी कई महापुरुषों की मूर्तियां बना चुके हैं, इनमें सरदार पटेल का स्टैचू भी शामिल है। राम के आगमन के बाद अब लखनऊ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण की मूर्ति लगाई गई है। लखनऊ उर्फ लखनपुर, एक और जहां भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो वहीं लखनऊ में लक्ष्मण का आगमन हो गया है। यूपी इन्वेस्टर्स समिट है, G20 की बैठक है, उससे पहले लखनऊ सज रहा है और एयरपोर्ट जहां पर सारे ही बड़ी हस्तियां आनी हैं, वहां की ही शुरुआत में लगाई गई है 12 फीट ऊंची लक्ष्मण की ये मूर्ति। आप अगर देखेंगे इसको तो ये लगभग यहां से 18 फीट की ऊंचाई पर है, क्योंकि नीचे आप अगर देखेंगे तो लगभग ये 6 फीट का पेडिस्टल है और ऊपर 12 फीट की ये पूरी मूर्ति है। और अगर आप सही से इसको देखते हैं, इसको फिलहाल ढका गया है क्योंकि सीएम योगी इसका अनावरण भी कुछ दिन में करने वाले हैं और ये लगाने का मतलब भी साफ है। लगभग 12 क्विंटल की ये मूर्ति है। अगर इसका आप जो वेट लेते हैं तो लगभग 12 क्विंटल है और इसकी खासियत ये है, कहते हैं कि मान्यता है कि भगवान राम ने ये इलाका लक्ष्मण जी को उपहार में दिया था। लक्ष्मण ने ही लखनऊ बसाया था, इसलिए पहले इस शहर का नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। मूर्ति में धनुष बाण के साथ लक्ष्मण जो है आपको रौद्र रूप में दिखाई देंगे। ये मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। इसे तैयार करने के लिए ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य का उपयोग किया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने कई बड़े महापुरुषों की मूर्तियां बनाई हैं। उन्हें सबसे अधिक लोकप्रिय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिली, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। तो ये कहानी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर लगभग 3 दिन बहुत विशेष हैं। 10 से 12 यानी कि 10 से 12 तारीख में यूपी इन्वेस्टर्स समिट है, जिसमें पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, अगले दिन गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और उसके अगले दिन द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट है वो आएंगी। तो वहीं 13 से 15 में G20 की बैठक है, जहां तमाम बड़ी हस्तियां आएंगी। उसी को लेकर एक तरफ लखनऊ सजाया गया है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज है। वहां आने वाले देसी विदेशी मेहमान देश की विरासत और कारीगरों के हुनर को भी देखेंगे। उनको पहनाया जाने वाला अंगवस्त्र या फिर पटका 17वीं शताब्दी की खास कारीगरी चिकनकारी से सभी का दिल जीतने के लिए तैयार है। ये अंगवस्त्र कमल की पंखुड़ी, अनार की कली और अंगूर की बेल से भी सजे होंगे। ये अंगवस्त्र मंच पर स्वागत करते समय मेहमानों को पहनाए जाएंगे। इसके लिए तिरंगे के रंगों का सबसे हल्का शेड प्रयोग किया जाना है। जानी मानी फैशन डिजाइनर अस्मा हुसैन ने इन्हें डिजाइन किया है और इन्हें तैयार करने में कई महिला कारीगर जुटी हुई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए तैयारी हो रही है, लेकिन ऐसे में जो मेहमान आएंगे वो लखनऊ की नायाब चिकन वर्क को भी देखेंगे। यानी लखनऊ के कारीगरों के हाथ में जो हुनर है उसको भी वो देख पाएंगे। प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों या जो दूसरे विदेशी मेहमान हैं, उनको अंगवस्त्र पहनाया जाएगा और वो बहुत ही खास होगा। इसको तैयार यहाँ किया जा रहा है और मेरे साथ हैं अस्मा हुसैन जी, फैशन डिजाइनर, जो इसको तैयार कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से ये हो रहा है तो सब चीजें बहुत खास हैं, लेकिन उसमें जो ये अंगवस्त्र है जो उनको दिया जाएगा, पहनाया जाएगा, क्योंकि वो ऑनर करने का एक तरीका होता है, वो हम देख रहे हैं पीछे लगा हुआ है। क्या खास बात है? ये आप जो देख रहे हैं ये तो एक तो हाथ के बना हुआ फैब्रिक है, हैंडलूम फैब्रिक है कोटा का, और उसके ऊपर हाथ की चिकन की कढ़ाई की गई है और सब अलग अलग कलर्स में है। कुछ सैफरन है, लेमन है, जो आपके हमारे हिंदुस्तान के जमीन से जुड़े हुए कलर्स हैं। और ये अलग अलग डिग्नेटरीज को दिए जाएंगे। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन सबको ये दिया जा रहा है।
इसमें कई तरह के हम लोगों ने अलग अलग बनाए हैं, जैसे कौन कौन से तरीके के हैं? एक तो हम देख रहे हैं ये कोटा पर है, और कौन से हैं? ये चंदेरी के ऊपर है, चंदेरी सिल्क के ऊपर है, फिर चंदेरी कॉटन पे भी है। तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से उनकी कढ़ाई भी अलग अलग है। जैसे इसमें तेपची का काम है, इसमें शैडो वर्क और फंदे का काम है। तो अलग अलग तरीके के हिसाब से बने हैं, मतलब हर तरह का बहुत नफीस से नफीस। जैसे ये बिल्कुल प्योर सिल्क के ऊपर बना है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मुर्री, फंदा, कांटे, बहुत महीन कढ़ाई की गई है। आपको बता दें कि गूगल ने भी चैटबॉट लाने का ऐलान कर दिया है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने समझने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। गूगल ने भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लाने का ऐलान कर दिया। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट को लाए जाने की जानकारी दी। गूगल के नए चैटबॉट का नाम बार्ड होगा। पाकिस्तान में विकिपीडिया पर लगा बैन वापस ले लिया गया। इस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था। पिछले दिनों वहां विकिपीडिया को कुछ कंटेंट हटाने को कहा गया था, लेकिन विकिपीडिया ने इसे नहीं हटाया, जिसके बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। ट्विटर पर जल्द एक और बदलाव हो सकता है। खबर है कि बिजनेस अकाउंट के गोल्डन टिक के लिए $1000 की कीमत चुकानी पड़ सकती है। एलन मस्क के कमान संभालने के बाद से ट्विटर में कई बदलाव हो रहे हैं। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज आईसीसी पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। आईसीसी ने महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार के लिए 2 भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया है। बल्लेबाज शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। जहां गिल ने पिछले महीने सफेद गेंद के दोनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया, तो सिराज ने नई गेंद के साथ वनडे में बेहतरीन गेंदबाजी की। भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान केएल राहुल का मानना है कि नागपुर के क्रिकेट स्टेडियम की पिच के मिजाज का अंदाज लगाना मुश्किल है, लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 3 स्पिनर्स को उतारना चाहती है। हालांकि सलामी बल्लेबाज ने टीम में 3 जगहों को लेकर कोई तय जवाब नहीं दिया। इसके अलावा विकेट कीपर, तीसरे स्पिनर और 5वें नंबर के बल्लेबाज पर पूछे गए सवाल का भी कोई साफ जवाब केएल राहुल ने नहीं दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अर्जेंटीना की पेट्रोलियम कंपनी के अध्यक्ष पाब्लो गोंजालेज ने मेसी टी शर्ट भेंट की। इंडिया एनर्जी वीक के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को ये खास टी शर्ट दी गई थी। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पीएम मोदी ने लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना टीम को जीत की बधाई दी थी। चेल्सी और न्यूकैसल के पूर्व फॉरवर्ड क्रिस्टियन अत्सू को तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद रेस्क्यू किया गया। घाना फुटबॉल संघ ने ट्विटर पर जानकारी दी। घाना के खिलाड़ी अत्सू तुर्की के क्लब हाताये स्पोर के लिए खेलते हैं। क्लब के प्रवक्ता मुस्तफा ओजात ने बताया कि वो उस इमारत में थे जो नष्ट हो चुकी है।